Good morning, everyone. Good morning, everyone. Today we are going to discuss and revise Chapter 3, Human Reproduction. And we will be revising from the topic reproduction. That is fertilization of egg from the sperm. So I will be sharing you the diagrams of firstly, how the sperms are fertilized. These are few images. आप सब देख पा रहे हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्राई कर रहे हैं एक एग को फ्यूज करने के लिए, क्योंकि जब इंसेमिनेशन होता है, जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल पार्टनर स्पर्म रिलीज करता है, तो वो एक ऐसे दौर में होते हैं कि वो कौन फर्स्ट स्पर्म जब फर्स्ट स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो फिर बाकी स्पर्म के फ्यूजन क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मिलियंस ऑफ स्पर्म रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो फर्स्ट आया है वही रिएक्शन कर पा रहा है। तो ये होता है। अब इसमें जो स्पर्म है और एग हैं वो सब क्या हैं, वो गैमेट्स हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स हैं, उनके अंदर वो क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दे हैव द 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर होते हैं, इसीलिए ही वो जरूरी होते हैं कि यहाँ पर हम स्पर्म क्या हो सके, फ्यूज हो सके। जब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अगर एक इमेज को देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर पर्पल कलर का आपका ये जो एग है, जिसको मैं येलोइश से अभी कलर कर रही हूँ, ये एग, इसके पास एक ब्लू कलर का स्पर्म आके बाइंड हुआ है। दिस स्पर्म हैज फ्यूज्ड इट। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वन एग इज फ्यूज्ड विद वन स्पर्म। एंड इसमें क्या हुआ होगा, स्पर्म में भी देयर इज 23 क्रोमोसोम। स्पर्म हेड में जो न्यूक्लियस है वहां पर 23 क्रोमोसोम है, एंड जो एग है उसमें भी 23 क्रोमोसोम है। 23 क्रोमोसोम में भी स्पर्म में 22 तो क्रोमोसोम सिंपल वाले होंगे, प्लस एक या तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा, या फिर क्या हो सकता है, वाई, एक्स या फिर वाई, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे ही जब एग की बात करी जाएगी तो एग में भी कितने क्रोमोसोम। जो हम डायग्राम देख रहे थे उसमें हम बात कर रहे थे, दोनों तरफ से गैमेट्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। एग में भी 22 प्लस एक्स, इसमें तो फिक्स है, बिकॉज एग में हमेशा जो लास्ट वाला क्रोमोसोम रहता है वो कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसके अंदर होता ही नहीं है वाई क्रोमोसोम। पर स्पर्म में दोनों केसेस हो सकते हैं, आधे स्पर्म 22 प्लस एक्स वाले होंगे और कोई और स्पर्म 22 प्लस वाई वाला होगा। तो बाय चांस मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पर इस डायग्राम में जो स्पर्म आके फ्यूज कर रहा है वो वाई वाला है, तो यानी कि जाइगोट जो बन जाएगा, बच्चा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये जो ओवम होगा यही किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसमें दोनों हेड आके फ्यूज हो गए, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, तो अब ये जाइगोट बन जाएगा। तो ये इसमें हो जाएगा 44। अब इसमें आ जाएंगे कितने, आ जाएंगे 44 क्रोमोसोम्स में आ जाएंगे। तो अब इसका हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। फीमेल से इसमें एक्स क्रोमोसोम आ गया और मेल से इसके अंदर वाई क्रोमोसोम आ गया। इस तरह होता है। पर इससे पहले भी ये तो जनरल चीज हो गई कि दो गैमेट फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट बनेगा, और जाइगोट गर्ल या बॉय बनेगा। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पर्म में कौन सा रिएक्शन शो करता है, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट शोज, कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म को विच स्टेप्स इट अंडरगो। सबसे पहले स्पर्म बाइंड होगा, कोरोना रेडियाटा के सेल्स को दूर करते करते वो पहले एग के पास जाकर बाइंड होगा, और फिर जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। जोना पेलुसिडा अंदर की लेयर है, कोरोना से भी ज्यादा अंदर की लेयर है। तो इट इज व्हाट, देयर इज अ स्टेप ऑफ वी कैन से 2-3 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के, उसमें क्या रहेगा, इट विल बी द नंबर 1 स्टेप विल बी स्पर्म बाइंडिंग। स्पर्म हेड के साथ, अपने हेड के साथ क्या करता है, पहले
बाइंडिंग करने की कोशिश करेगा। जो फास्टेस्ट स्पर्म होगा वो आके ओवम और कौन से रीजन पे आके बाइंड, कौन से रीजन में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही होगी, एम्प्यूला रीजन में। हमें याद रखना है कि इन एम्प्यूला रीजन ऑफ फलोपियन ट्यूब, फीमेल की फलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो ये शो करता है वो स्पर्म बाइंडिंग होता है। सेकंड रिएक्शन जो शो करेगा वो क्या होगा, द सेकंड रिएक्शन विल बी द एक्रोसोमल रिएक्शन। अपने हेड की एंजाइम्स को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, अपने हेड की एंजाइम्स को पेनिट्रेट कर, स्पर्म के हेड में जो भी एंजाइम्स हैं वो क्या होंगी, पेनिट्रेट हो जाएंगी, दे विल बी पेनिट्रेटेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं these are also sperms and they are attacking what, one egg, they are trying to fertilize the egg। तो इस तरह से एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम इतना जरूरी क्यों है, एक्रोसोम हेड के अंदर बहुत सारे क्या है, एंजाइम्स हैं। तो एक बार स्पर्म बाइंड हो गया उसके बाद क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन से वो जोना पेलोसिडा को भी पिघलाएगा। इट विल बी वी कैन से डिसॉल्विंग द जोना पेलोसिडा। ये आपका एग है, दूसरे कलर से मैं बनाती हूँ इसे। यहाँ पर एग है एक, और इसके अंदर स्पर्म अपनी टेल से मूव करता हुआ आया, हेड को फ्यूज करा, और हेड के अंदर भी एक सबसे आगे उसके पास एंजाइम का हेड कैप होता है, एक्रोसोम, वो आके यहाँ पर फ्यूज करने लगेगा, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज होने लगेगा, और तब जाके अंदर क्या चला जाएगा, इसके न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, इनसाइड। तो यहाँ स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी जो एग है उसका भी न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पर। तो ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज। पर उससे पहले एग क्या करेगा, एग को भी एक काम करना है कि एक जब स्पर्म फ्यूज हो चुका है तो बाकी सारे स्पर्म्स को वो क्या कर दे, आने से मना कर दे। अब अगर वो कैसे करता है एग, तो ये बड़ा एग है, ये इतना बड़ा एग है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो एक बार जब स्पर्म हेड अंदर आ जाता है तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, कैल्शियम आयंस वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस वो कॉर्टिकल रिएक्शन शो करता है। एक बार स्पर्म हेड अंदर आ चुका, ये स्पर्म हेड का पोर्शन अंदर आ चुका, इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया, तो अब क्या करेगा, ये जो एग होगा, एग विल बी रिलीजिंग इट्स कॉर्टिकल ग्रैन्यूल आउटसाइड। ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कहाँ चले जाएंगे, बाहर की तरफ, जोना पेलोसिडा के पेरिविटलिन जो स्पेस होती है, जोना पेलोसिडा से पहले जो जगह होती है वहां चले जाएंगे, वहां भरने लगेंगे। तो वहां जाकर ये पूरे रिएक्शंस, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बाहर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो बाकी जो पीछे स्पर्म आ रहे हैं, जो फास्ट स्पर्म नहीं है, जो स्लो है, वो वहीं बाहर ही रुक जाएंगे। ऑल द स्पर्म विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस। तो बाकी सारे स्पर्म को अंदर आने से रोकने का काम होता है किसका, कॉर्टिकल रिएक्शन का। जो 3 स्टेप अभी हमारे हुए वो ये हुए, सबसे पहले स्पर्म बाइंडिंग का हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट स्टेप विल बी स्पर्म बाइंडिंग, स्पर्म आके बाइंड होता है, जो कि फास्टेस्ट वाला है, जो कौन सा स्पर्म है, फास्टेस्ट वाला स्पर्म बाइंड करेगा। सेकंड क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर अपने हेड को फ्यूज करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, अपने हेड को उसने फ्यूज किया, एक्रोसोमल रिएक्शन दिया। और थर्ड स्टेप क्या बताया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का रिलीज होना, ब्लॉकिंग ऑफ पॉलीस्पर्मी, कॉर्टिकल रिएक्शन। नेक्स्ट जो आया वो क्या आया, कॉर्टिकल रिएक्शंस। तो इस तरीके से 3 स्टेप में हम फर्टिलाइजेशन हो पाती है पूरी, एंड उसके बाद जाइगोट बन जाता है। अब हम देखेंगे कि जाइगोट की डेवलपमेंट फीमेल ट्रैक में किस तरीके से होती है, फर्टिलाइजेशन के आफ्टरवर्ड्स कैसे जाइगोट एम्ब्रियो में धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको वूम्ब के अंदर किस तरीके से जाइगोट से एम्ब्रियो बनता गया, सेल्स डिवीजन होते गए और उनके ऑर्गन बनने लगे फीटस में, फिर डेवलपमेंट होती गई और वो बेबी बन गया। ठीक है, इस तरह से होता है। पर यहाँ पर हमारी जो एनसीईआरटी का इमेज है वो भी हमें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का कुछ इमेज इस तरीके से है कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन होगा तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये हमेशा एग्जाम में भी आता है, बिकॉज इसमें सारे स्टेप्स बताए रखे होते हैं कि जाइगोट बना, जाइगोट अभी फैलोपियन ट्यूब में ही है क्योंकि वो बनता भी फैलोपियन ट्यूब में है, और उसके बाद वो धीरे धीरे 2 सेल की स्टेज पे आया, 4 सेल की स्टेज पे आया, और फिर 8 सेल की स्टेज पे आया, एंड देन मोरूला बन गया। क्या बन गया? मोरूला। मोरूला इज जस्ट मलबरी लाइक सेल बन गया। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो अपीयरेंस में मोरूला यानी कि मलबरी जैसा लगता है, शहतूत की तरह, और गुच्छा होता है सेल्स का, तो उसकी स्टेज को मोरूला स्टेज बोल दिया है। एंड देन उसके अंदर फिर बाद में चेंजेस होने लगते हैं और ये एक ब्लास्टोसिस्ट की नाम की स्टेज बन जाता है, यानी कि एक कॉर्नर पे थोड़े ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा हो जाते हैं, बाकी अंदर की तरफ इसमें कैविटी हो जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और आउटर लेयर रिंग में लेयर रहते हैं, मतलब आउटर लेयर में रिंग की तरह सेल्स रहते हैं। तो 2 चीज आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जो लास्ट स्टेज है जिसकी इम्प्लांटेशन होनी है, उसका डायग्राम आप कैसे देख रहे हो? ये इस तरह का है कुछ, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। जैसे आउटर मोस्ट लेयर तो इसकी सेल से बनी है, डबल बना दी मैंने वो, और कुछ ग्रुप ऑफ सेल से एक कॉर्नर पे इकट्ठा है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल जो एक कॉर्नर पे इकट्ठा है उनको नाम दिया गया इनर सेल मास। उनको क्या बोला गया है? इनर सेल मास, ICM बोला गया है। और वो प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं, या फिर वो एम्ब्रियो का मेन फीटस का ऑर्गन वगैरह जो बनाने का, अंदर का पूरा जो डेवलपमेंट है वो ये इनर सेल मास करेगा। प्रॉपर इनर सेल मास का ही काम है कि प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाना। ठीक है, इनर सेल मास का। और बाकी जो रिम पे जो सेल है ट्रोफोब्लास्ट उन्हें बोला जाता है। सबसे आउटर मोस्ट की रिंग पे जो सेल होते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करती है? दिस इज द लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और ये एम्ब्रियो की प्लासेंटा बनाने में काम करती है। यूट्रस के साथ लेयर के साथ मिलकर, अपने सेल्स के साथ मिलकर ये क्या बनाएगी? चारों तरफ से प्लासेंटा। जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगी तो प्लासेंटा बनाने में ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करेंगे। और बीच की जो कैविटी है ब्लास्टोसील, ये सेल्स को मूव कराने में, जब ऑर्गन बन रहे होंगे, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, उसमें हेल्प करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बात जो हमने कही। एंड ब्लास्टोसिस्ट जाकर, आप देख रहे हो कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जाकर कहाँ? यूट्रस पे इम्प्लांट हो गई है। इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्रस। यूट्रस से ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये एनसीईआरटी जैसा आपका डायग्राम है, यू कैन सी हियर। कितने डेज में, कौन से डेज में कहाँ तक पहुंचा है ये भी हम लिख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से। जोना पेलुसिडा स्पर्म 3 डेज के अंदर वो क्या बन आ रहा है? बिल्कुल इस्टमस के पास आ चुका है। एंड इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट 7 डेज के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा, चारों तरफ से उसके ऊपर यूट्रस की लेयर चढ़ जाएगी। तो यहाँ आप 7 डेज डाल लोगे इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट में, और मोरूला स्टेज पे आप 3 डेज डाल लोगे। ब्लास्टोसिस्ट में क्या डालेंगे? 7 डेज, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज लगते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर सक्सेसफुल हुई है, वो इम्प्लांट हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है 7 डेज में, और 3 डेज में मोरूला बन जाता है। जो ये मलबरी जैसा मोरूला स्टेज है वो 3 डेज तक बन जाता है। 8 to 16 7 डेज में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट रहती है और अंदर एक तरफ इनर सेल मास। मोरूला यहाँ मोरूला 3 डेज में बनेगा और ये 7 डेज में, और ये इम्प्लांट भी हो जाएगी। इट विल बी इम्प्लांटेड। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ a sphere of trophoblast cell and a inner centric cluster of cells called inner cell mass. ये cluster of cell है एक, ये कैविटी है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। मोरूला का क्या ये वाला है 3rd डे, जिसमें मतलब सहतूत की तरह गुच्छे हैं सेल के। सेल का बस एक मास है बॉल की तरह, उसको बोलते हैं मोरूला। ठीक है, यहाँ पे 8 से 16 सेल स्टेज और 32 से 64 सेल की स्टेज क्या होगी? ब्लास्टोसिस्ट। तो ये वाली स्टेजेस, इसमें अप्रोक्सीमेटली 32 से कितने सेल आ जाते हैं? 32 से 64 सेल्स तक बन चुके होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में। और उससे पहले 8 से 16 सेल्स या 32 तक मैक्सिमम जहां पर जा रहे हैं, जा पाए हैं जहां पर, वो कौन सी होगी?
मोरूला। तो मोरूला में 3 दिन लगते हैं और 3 दिनों में वो 32 सेल तक पहुंच जाती है। और जब 32 से ज्यादा होने लगते हैं, 64 से और आगे जाने लगते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। 32 से 64, मोरूला में 32। मैक्सिमम 32। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स, उसके बाद इम्प्लांटेशन के स्टेप्स। देन उसके बाद आपका रिवीजन के अंदर ये रहेगा कि प्लासेंटा कैसे बनता है, प्लासेंटा की फंक्शंस क्या हैं, प्लासेंटा की वर्क क्या है। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक्स विच टू बी डिस्कस्ड। तो प्लासेंटा जैसे जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब वो यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो रही है, चारों तरफ से वो यूट्रस के टिश्यूज से घिरी रहती है और एंडोमेट्रियम में, वॉल ऑफ यूट्रस में वो जाकर अटैच होने लगती है, फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनाने लगती है। उससे ही क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, तो प्लासेंटा का डायग्राम देख लेते हैं। प्लासेंटा फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी के बाद प्लासेंटा फॉर्मेशन हो जाता है। यू कैन सी हियर कि किस तरीके से यूट्रस के अंदर चारों तरफ से घिरी हुई एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, और ये पूरे लेयर्स हमने लिखे भी थे कॉपी में कि प्लासेंटा के लेयर्स हैं, प्लासेंटा की मेम्ब्रेन्स हैं। कौन कौन सी, एमनियन और कोरियन, एलेंटॉइस, ये सब क्या है, प्लासेंटा की मेम्ब्रेन्स हैं। और सबसे अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ क्या है, फीटस। तो कोरियन आपको दिख रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिख रही है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज वेन्स आप देख पा रहे हो, और आर्टरीज वेन्स यूट्रस की तरफ कितनी सारी हैं। तो एक्चुअली में ये ब्लड कनेक्शन है, एक बेबी का कैपिलरीज का और माँ की कैपिलरीज का एक ब्लड कनेक्शन बन गया है चारों तरफ, जिससे कि बेबी में ब्लड के थ्रू क्या हो सके, फीडिंग दी जा सके, एक्सचेंज कराया जा सके सब्सटेंसेस का। और इवन जो वेस्ट बेबी डेवलपिंग जो फीटस है वो रिलीज कर रहा है, वो माँ के खून के थ्रू से बाहर निकल सके। तो एमनियन डेवलप होती है, तो ये सराउंड कर लेती है एम्ब्रियो को, और एम्बिलिकल कॉर्ड बिगिंस टू फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स इन द कनेक्टिंग स्टॉक। अम्बिलिकल कॉर्ड के पास स्ट्रक्चर्स होते हैं कनेक्टिंग कॉर्ड के जैसे, जो बेबी को, डेवलपिंग फीटस को कनेक्ट करके रखता है प्लासेंटा से। ठीक है, डायग्राम में क्लियर हो रहा है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। एंड आगे आपका वर्क है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हालांकि ये बेबी का नहीं है, ये चिक का है, किसी अंडे का है, तो उसमें योक सैक बड़ा है। वाई? क्योंकि योक सैक जो होता है, जो बाकी बर्ड्स वगैरह होती है उनमें फूड रखता है, पर हमारा फूड तो हमें कौन देता है, प्लासेंटा देती है। तो हमारे अंदर इतना बड़ा योक सैक नहीं होता, ये चिक के अंदर इतना बड़ा योग सैक होता है, वो उसे फूड दे रहा होता है। और हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का योग सैक छोटा होता है। वी हैव अ वेरी वेरी थिन योग सैक। ये रहा हमारा योग सैक, बहुत ही माइन्यूट है। और एक है हमारी एलेंटॉइस लेयर, एक है अम्बिलिकल कॉर्ड, एक है अम्नियन, और फिर कोरियन। कोरियन में क्या है, विलाइज है। कोरियन में कहाँ है, क्या है, लास्ट में विलाइज। विलाइज जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मदर की यूट्रस की भी और बच्चे के उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर की सबसे बाहर की जो लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट, कोरियनिक विलाई। कोरियनिक विलाई क्योंकि कोरियन लेयर से बनी है, किससे बनी है, कोरियन लेयर से। ठीक है, और आप देख रहे हो फीटस और एमनियन के बीच में कैविटी भी है, जिसमें जो फीटस होता है वो पानी के अंदर है। ब्लू कलर का ये जो है वो वाटर जैसा लिक्विड है, क्योंकि फीटस को क्या होना है, थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, या फिर उसको हल्का लगे फीटस को, तो और किसी भी तरह के शॉक बाहर से उसको कोई प्रेशर पड़ रहा है, कुछ भी पड़ रहा है, तो वो झेलता है कौन, फ्लूइड, और बेबी क्या रहता है, सुरक्षित। इसीलिए भी कैविटी में, एमनियोटिक कैविटी में क्या, एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी आप देख रहे हो कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट विल डेवलप इनटू कोरियन आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद कोरियन कौन बनेगा, कोरियन जिसको कि विलाई बनानी है, जिसको कि प्लासेंटा बनाना है, वो कौन बना रहा है, ट्रोफोब्लास्ट। कोरियन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहा है। Blood vessels of chorionic villi and blood vessels of mother grow and expand to form placenta.
दोनों के ब्लड वेसल, कोरियोनिक विलाय के भी ब्लड वेसल और मदर के भी ब्लड वेसल दोनों ग्रो के एक्सपैंड होके क्या बन गए हैं, प्लासेंटा। दोनों की इंटरकनेक्टेड ब्लड वेसल्स मिलकर क्या बन गए हैं, प्लासेंटा। एमनियन डेवलप्स एज अ मेम्ब्रेन अराउंड द फीटस एंड इनक्लोजेस एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियन क्यों डेवलप हो रही है, फ्लूइड के रिलीज करती है और उसमें बेबी रहता है। तो इस तरीके से हमको प्लासेंटा का स्ट्रक्चर पता चल गया है। इस डायग्राम से हर किसी को प्लासेंटा का स्ट्रक्चर आराम से समझ में आ सकता है। एंड इस तरफ एंडोमेट्रियम है और उस तरफ डेवलपिंग बेबी है। एंड नाउ द फंक्शन के प्लासेंटा किस तरीके से एक किसकी तरह काम करता है, डुअल काम करता है। प्लासेंटा इज जस्ट एक्टिंग एज अ connection between the baby and the mother, as well as placenta is also acting as a we can say transfer of the antibodies, transferring the antibodies also. एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडी पर्टिकुलरली ए तरह की एंटीबॉडीज, पर्टिकुलरली जी तरह की एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन जी प्लासेंटा के थ्रू बेबी में जाती हैं, बिकॉज बेबी में इम्यूनिटी की जरूरत होती है। अब जो डेवलपिंग फीटस है उसको भी तो इम्यूनिटी चाहिए, तो वो आईजीजी के थ्रू इम्यूनिटी लेता है। इट टेक्स द इम्यूनिटी थ्रू द आईजीजी एंटीबॉडीज। और वो किसी भी इन्फेक्शन से डेवलप होते वक्त किसी भी इन्फेक्शन से उस बच्चे को बचाता है। प्लासेंटा के थ्रू माँ की एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर जा सकती हैं एंड जाती ही हैं। एंड इसका ये इम्पोर्टेंस हो गया, एक तो ये सुपर इम्पोर्टेंस है। सेकंड इम्पोर्टेंस है कि एक आपका एक्सचेंज का मीडियम बन रहा है। जो भी चीजें माँ और बच्चे में एक्सचेंज होनी है वो एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। वेस्ट भी रिलीज करवा रहा है, प्लस और क्या करता है, हार्मोन के लेवल, फीमेल हार्मोन के लेवल बढ़ाकर रखता है प्लासेंटा बॉडी में। वाई, बिकॉज उसको प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है, अटैच करके रखना है एम्ब्रियो को। एंड पूरी प्रेगनेंसी फुल टर्म तक 9 मंथ तक, जब तक बेबी फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तब प्लासेंटा की लाइफ स्पैन रहती है। फिर प्लासेंटा भी क्या होने लगता है, ब्रेक होने लगता है, निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जब 9 मंथ हो गए, जब अब डिलीवरी होने वाली है, तो प्लासेंटा भी लास्ट में जब बेबी निकल के आता है डिलीवरी के वक्त, उसके बाद लास्ट में प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। और ये सब बर्थ के वक्त होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको पढ़ना है। और सारे हार्मोन के नाम आपको पता होने चाहिए। प्लासेंटा तमाम हार्मोन्स बनाता है। क्या क्या नाम है हार्मोन्स के जो प्लासेंटा बना रहा है? व्हाट आर द हार्मोन्स दैट प्लासेंटा इज मेकिंग? एक ह्यूमन प्लासेंटो लैक्टोजन होता है, HPL, प्लासेंटा से बनने वाला लैक्टोजन। सेकंड होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG। और कौन कौन से हार्मोन होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन्स तो प्लासेंटा बनाते ही रहता है प्लासेंटा को, क्योंकि मेम्ब्रेन को थिक रखना है एंडोमेट्रियम को, तो प्रोजेस्टेरॉन तो लार्जेस्ट नंबर में अमाउंट में बनते हैं। रिलैक्सिन बनाता रहता है, एंड में जाके रिलैक्सिन बहुत ज्यादा बनता है, बिकॉज रिलैक्सिन को ही क्या करवाना है फिर, प्लासेंटा की कॉन्ट्रैक्शन ने जो आप फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम मतलब मिडल वाली यूट्रस के लिए, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है कौन? रिलैक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से पार्चुलेशन या लेबर पेन्स हो सके, जिसकी वजह से डिलीवरी के सिग्नल्स आ सके और डिलीवर हो सके बच्चा। तो वो सब प्लासेंटा को बनाने की फंक्शन आपको लिखना है। हाउ प्लासेंटा कैन एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू मतलब हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग सो मेनी हॉर्मोन्स, वो आपको बताना है। लास्ट में पार्ट आ जाता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, किस तरीके से अब फीटस जब पूरा फुल्ली डेवलप हो चुका है तो हाउ इट इज गोइंग टू गिव signals to, and it can be, we can say it is going to stimulate the nervous system of the female, the endocrine system of the female. So this is what fetal ejection reflex. So this is very important because the delivery or the parturition is a neuroendocrine mechanism. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का मैकेनिज्म है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जहां पर दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, वो करती हैं। इट इज द माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन इन द रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। पूरा डेवलप होने के बाद ये माइल्ड यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता है, मैटरनल ऑक्सीटोसिन
बढ़ने की वजह से यूट्रस मसल्स और स्ट्रॉन्गर क्या करने लगती है, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती जाती हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, फीटस अब इजेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है, यू कैन सी what are the steps. कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है, मिल्क मतलब जैसे ही फीटस रिलीज हो जाएगा तो अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन प्रोस्टीरियर पिट्यूटरी को मतलब एक्टिवेट करके ऑक्सीटोसिन और रिलीज करने को कहेगा। ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीटोसिन इतना बढ़ जाएगा कि अब जो मेमोरी ग्लैंड है उनमें से भी क्या रिलीज होने लगेगा, मिल्क। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो उसका मिल्क जो बन रहा होता है उसकी मदर के ब्रेस्ट में, वो भी रिलीज होगा क्योंकि उस बच्चे को क्या फीड करना पड़ेगा। सो फीडिंग विद मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक इज दैट ओनली कि किस तरीके से मिल्क बेबी को दिया जाना चाहिए, बिकॉज कोलेस्ट्रॉम इज द इम्पॉर्टेंट मिल्क। येलो मिल्क जो पहले पहले लैक्टेशन में जब स्टार्टिंग में डिलीवरी के जस्ट बाद जो शुरुआत में 1 महीने जो कुछ दिनों जो दूध आता है वो क्या होता है, गाढ़ा पीला दूध, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, क्योंकि वो भी क्या होता है, रिच होता है किसमें, एंटीबॉडीज में। उसको भी क्या बनाना है, एंटीबॉडीज बनानी है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत नवजात है और वो बहुत ज्यादा छोटा है, उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करनी है। तो वो किससे मिलेगी उसको इम्यूनिटी, जो वो अपनी मदर का अगर मिल्क से फीड रहेगा तो उसको इम्यूनिटी और स्ट्रांग होगा, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान, जेस्टेशन के दौरान जो स्टेप्स ऑफ फीटस डेवलपमेंट है कि कौन से महीने में कौन से पार्ट्स बनते हैं फीटस के, वो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सबसे पहले हार्ट बनता है और उसके बाद डिजिट्स बनने लगते हैं। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पर क्या चीज बनने लगती है बेबी में। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आप देख सकते हो कि किस तरीके का 16 सेल, 4 सेल, 2 सेल फीटस का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। 6 वीक्स का फीटस कैसा रहता है, 10 वीक का फीटस कैसा रहता है, 16 वीक्स का फीटस कैसा है, 20 वीक्स का फीटस कैसा है। इस तरीके से ऑर्गन्स जैसे बन रहे हैं इसके अंदर, कभी फिंगर्स बन पा रही हैं, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां बन रही हैं। तो दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये आपको पैराग्राफ में दिया है एनसीईआरटी में, वो आपको पढ़ना है कि कौन से मंथ में क्या चीजें डेवलप हुई हैं। यू कैन सी हियर 1 मंथ में इस तरह से रहेगा, 2 मंथ में थोड़ा सा ग्रोन अप हो जाएगा, 3 मंथ में और थोड़ा डेवलप है, 4 मंथ में, देन 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, हाँ 6 में अपना जो अंगूठा है उसे पी रहा है बच्चा, वो मूव करने लगेगा। एंड 7th में भी आप देख सकते हो पूरे ऑर्गन सही से डेवलप हो चुके हैं। एंड 8th मंथ में भी करवट लेकर सो रहा है, एंड देन इट कैन बी रिलीज इन द 9th मंथ। फुल्ली डेवलप हो गया, उसका सिर नीचे की तरफ ही आ चुका है सबसे पहले, क्योंकि मतलब डिलीवरी के दौरान सिर आता है, फिर बाकी सब चीजें ऑर्गन। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या बनता है, आफ्टर 1 मंथ ही बन जाता है हार्ट, तो क्योंकि हार्ट को क्या करना है, ब्लड देना है सब जगह अच्छे से प्रॉपरली। लिम्स बनने लगते हैं, हार्ट्स बनने लगते हैं, हैंड्स और लेग्स बनने लगते हैं, उनकी उंगलियां बनती हैं, आई बर्ड्स बनने लगती हैं। 3 मंथ के बाद सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। 4 to 5 months here appear on the head. 4 to